नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ कानराज पूनिया और यह है पॉलिटिकल पॉइंट। हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विचारकों की बात चल रही थी और मैं आपसे पूर्व क्लासेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्रीक थॉट, रोमन थॉट और उसके बाद आधुनिक काल के अंदर मैकियावेली की मेरी बात हुई। मैंने आपसे कहा कि उस मैकियावेली के बाद बहुत सारे चेंजेस एक तरह से आए और राजनीति विज्ञान की खुद ही परिभाषा बदल गई। नैतिकता, धर्म और राजनीति का आपसी जो रिश्ता लंबे साल से चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया और एक नई सोच राजनीतिक विज्ञान में आई जिसे हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का युग कहते हैं, मैकियावेली के युग को। उसके बाद मैंने आपसे सामाजिक बौंदा वगैरह की भी बात की। ये बात ग्रेशियस की बात की, ये बात अलग है, उसी थॉट को आगे बढ़ा रहे थे। एक इंग्लिश विचारक हुआ हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक है, निरंकुश सत्ता में विश्वास करता है और संपूर्ण सर्वाधिकार लेवियाथन को देता है। ये वो काल था जब लेवियाथन लिखी गई, उस पर प्रभाव जो नज़र आता है वो 1642 के बाद ब्रिटेन के अंदर जो रक्तपूर्ण क्रांति थी। खासतौर से मैंने आपसे कहा कि लंकास्ट्रियन काल के बाद में जो स्टुअर्ट काल शुरू हुआ और उस काल में जब एलिजाबेथ प्रथम की जो संतान नहीं थी तो उसके बाद जेम्स प्रथम शासक बने। जेम्स प्रथम देवीय पितृसत्तात्मक अधिकारिता में विश्वास करता था और ब्रिटिश लोग इस थॉट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। 1649 के अंदर 1649 के अंदर वहाँ पर गणतंत्र इस्टेब्लिश हो गया। 11 साल वहाँ तक एक विंग समर्थक जो लोग थे उनका सत्ता रही, यानी कॉर्नवेल के नेतृत्व में वहाँ गणतंत्र रहा, लॉर्ड सभा और राजतंत्र खत्म कर दिया गया। 1660 के अंदर ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन और आया कि पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बीच जो गणतंत्र काल के अंदर जो थॉट पनपा, जिसको मैंने लेवलर्स, डिगर्स, स्क्वायर, पांचवा राजतंत्र को लेकर फिफ्थ मोनार्की मूवमेंट, ये बातें मैंने आपसे कहा कि इसी बीच हुई। इसी काल में एक ब्रिटेन के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि किस प्रकार से एक व्यक्तिवाद की बात जो हॉब्स कह रहा है और जिस आधार पर वो सत्ता को स्थापित कर रहा है, व्यक्तिवाद के आधार पर वो निरंकुश है, कैसे एक उदार तरीके से व्यक्तिवाद को स्थापित किया जा सकता है और किस प्रकार से लोगों को विरोध करने का अधिकार दिया जा सकता है। सरकार की शक्तियों को किस प्रकार से उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, इस पर विचार करने वाला एक प्रथम उदारवादी। इससे पहले एकदम कोई उदारवाद जैसा थॉट नहीं। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि उदारवाद व्यक्तिवाद में क्या फ़र्क है, मैं समझा रहा हूँ, आगे बात करूँगा। तो पहली बार एक प्रथम उदारवादी ब्रिटिश अनुभववादी प्रतिनिधिमूलक वस्तुवादी लोकतंत्र का, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का खासतौर से समर्थक, संविधानवाद, स्थायित्व, आज़ादी, सहमति, संपत्ति, सहिष्णुता पर एक महान विचार रखने वाला एक महान आत्मा, जिसे उदारवाद की आत्मा के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था जॉन लॉक। 1632 से लगाकर 1704 तक अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों से गुजरा। आज हम लॉक की बात करेंगे।
29 अगस्त 1632 को पैदा हुआ। ये एक महान विचारक जिसका नाम था जॉन लॉक। इंग्लैंड के समरसेट नामक एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसका जन्म हुआ। पिता जो थे वो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ज़्यादा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि इसकी कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, मैं आपसे कहूँगा जो ध्यान रखनी है। पिताजी कॉर्नवॉल की सेना के अंदर एक प्रकार से लीडर की भूमिका में थे। आप समझ रहे हैं, लीडर की भूमिका का मतलब ये हुआ कि वो जो संसदवादी विचार चल रहा था उसके साथ ही सपोर्ट करने वाले विंग नेता थे। और विंग जो दल था उसके सबसे बड़े संस्थापकों में से एक माना जाता था लॉर्ड एस्ले को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके पिता जो बाद में सांसद भी बने कॉर्नवेल की सरकार के अंदर, खासतौर से मैं आपको बता दूं ये कोई राजशाही में नहीं बने, गणतंत्र काल के अंदर बने, ये विंग थे। अब यहां एक आप कहेंगे साहब विंग क्या है? विंग विद्यार्थियों वो विचारधारा है जो समतावादियों में विश्वास करती है, अर्थात खासतौर से लेवलर्स और डिगर्स, मैं यहाँ कहूँ कि लेवलर्स ज़्यादा ठीक रहेगा, लेवलर्स की विचारधारा में विश्वास करने वाला एक दल था। लेवलर्स की विचारधारा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, संसद की शक्तियों को संसद को शक्तियाँ प्रदान करना, उनको घर आधारित चुनाव करवाना, संसद का कार्यकाल को सीमित करना, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देना, अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करना, ऐसी कुछ बातें जो करने वाली लोग थे वो लेवलर्स। आर्थिक सुधारों पर जोर देना, ये जो थॉट था ये इन लोगों का था। ये जिस चीज़ में विश्वास करते थे वो करते थे संसदात्मक शासन व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था के समर्थक थे ये खासतौर से। और प्यूरिटन खासतौर से मैंने कहा एक धार्मिक संगठन जो काम कर रहा था उस दिन, क्वायर जिसको कहा जाता है, उस प्रकार का एक हिंसकवादी संगठन था जिसका नाम था प्यूरिटन। ये भी वहां काम कर रहा था। तो उसके पिताजी जो थे जॉन लॉक के, वो विंग भी थे और इसके साथ पार्लियामेंट्रियन लोगों के साथ मिलकर जो चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी, विरोध हुआ था, उनके साथ में ये थे उसके पिताजी। और इसके साथ प्यूरिटन भी थे, इन कट्टर धार्मिक व्यक्ति भी थे, एक भूस्वामी भी थे अर्थात एक जमींदार भी थे, एक लॉर्ड की तरह भी थे, एक जमींदार के रूप में भी वो काम कर रहे थे, एक सांसद भी थे और बाद में जब ये सरकार आई तो सांसद भी बने। अर्थात एक अच्छे परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपको समझना है। लॉक का उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से की, ग्रीक का बहुत अच्छा जानकार था लॉक। डेकार्ते जो खासतौर से तो बुद्धिवादी माना जाता है मगर उनका प्रभाव है वो लॉक पर जबरदस्त रहा। सर रॉबर्ट बोयल, महान वैज्ञानिक जिन्होंने बोयल रूल दिए, के बहुत अच्छे दोस्त थे। हुकर, जिन्होंने सहमति की अवधारणा प्रदान की, हुकर से बहुत कुछ, हुकर का मैं ये कहूं कि लॉक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव उसकी सरकार में, जो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवा के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करता है, उसमें सहमति की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट। स्कॉलेटिक थॉट का हॉब्स पूरी तरीके से विरोधी था। ये जबरदस्त स्कॉलेटिक सिस्टम से प्रभावित था, यानी इससे पहले बुद्धिवाद और अध्यात्मवाद की जो एजुकेशन थी, खासतौर से एरिस्टोटल और ऑगस्टाइन को मिलाकर जो स्टडी की जा रही थी, मेरा कहने का मतलब विवेक और आस्था को मिलाकर जो स्टडी की जा रही थी, उस स्टडी के से बहुत कुछ प्रभावित हुए।
जिंदगी के कुछ पड़ावों के बाद ये लॉर्ड एस्ले के संपर्क में आए, जो राजा के विरुद्ध लड़ने वाली सेना के फील्ड मार्शल रहे और संसद के अधिकारों के समर्थक और उदारवाद के परम भक्त थे। विश्वास था उनका ऐसा, और उनके सेक्रेटरी के रूप में भी लॉक ने लंबे समय तक काम करते रहे। लॉक व्यापार और वनस्पति समिति के सचिव भी रहे। जब याद दिलाना चाह रहा हूं कि मॉनमाउथ जो चार्ल्स द्वितीय की अवैध औलाद थी, एक यहाँ याद रखने की बात है, मैं आपको बहुत सिंपल बात बता दूं कि चार्ल्स द्वितीय की कोई वैध संतान नहीं थी। औलाद रियल औलाद थी नहीं, मॉनमाउथ करके एक हुआ करता था, उसकी अवैध संतान थी। और उसने जब चार्ल्स द्वितीय की डेथ से पहले यानी 1681 से पहले उसने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह का लॉक ने समर्थन किया। खास बात तो ये थी, परंतु उसे गद्दी नहीं दी गई। और आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि चार्ल्स द्वितीय की जब डेथ हो गई तो उसके बाद उसका भाई था, जो चाचा की तरह काम, मतलब एक तरह से उसके पिता का भाई जो था जेम्स द्वितीय, उसे गद्दी मिली। जब जेम्स द्वितीय को सत्ता मिली और मॉनमाउथ का जो समर्थन करने वाला लॉक था, उसे ये सत्ता नहीं मिली, तो सीधी सी बात है लॉक के लिए बुरे दिनों की शुरुआत होनी थी, और वो वहाँ से भाग गया और विद्यार्थियों हॉलैंड चला गया। उन्होंने बहुत सारे साहित्य की रचना की। खासतौर से उस साहित्य को जो उसने रचना की उसको कहा जाता है कॉमन प्लेस बुक। जो लॉक का साहित्य है उसे कॉमन प्लेस बुक कहा जाता है, जिसको बाद में अलग अलग पुस्तकों के अंदर संपादित करके उन्होंने लिखा। खासतौर से धर्म पर, कैरोलिना के संविधान पर, सहिष्णुता पर, शिक्षा पर, अनुभववाद पर। और मैं आपको बताऊं, राजनीति की सबसे महान रचना टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट यानी उस समय के पितृसत्तात्मक और हॉब्स की निरंकुशता के विरुद्ध लिखी गई एक महान रचना, जिसकी अपन आज बात करेंगे, विचार करेंगे कि उसने क्या लिखा। ये बात बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लॉक के काल में एक महान क्रांति हुई, जिसे ग्रेट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1688 बहुत कुछ प्रभाव है। अब आपसे मैं एक बहुत सिंपल बात बता दूं कि आपको रहे कि भाई साहब कैसे याद रखना है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो लॉर्ड एस्ले का था। उसके बाद में वैज्ञानिक बाउल्स का था, डेकार्ते का था, न्यूटन से भी उसकी मुलाकात थी, हुकर का भी था। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं। और ये मैं इसलिए अभी यहाँ नहीं लिखाना चाहता हूँ कि आगे जब अपन पढ़ेंगे तो एक एक के साथ अपने आप नाम आ जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम उसके सामने उसने आंखों से देखा वो थी विद्यार्थियों महान क्रांति, जिसे 1688 की क्रांति कहते हैं। देखिए, हॉब्स है उसके दौरान रक्तपूर्ण क्रांति हुई, ये रक्तहीन क्रांति थी। आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा ये रक्तहीन क्या थी। मैं आपको जानकारी के लिए कह रहा था, अभी जो बात कर रहा था मैं, कि चार्ल्स द्वितीय के बाद उत्तराधिकार मिलना चाहिए था, वो किसे मिले। उसकी बेटी थी, बेटा था नहीं, और बेटी का नाम मेरी था, जिसको विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ, ऑरेंज के विलियम के साथ उसकी शादी हो गई थी। तो उत्तराधिकार में किसे दिया जाए, तो विद्यार्थियों दे दिया गया था, वो दिया जेम्स द्वितीय को। और जब जेम्स द्वितीय को सत्ता दी गई तो वहां के लोग विरोध में उतर गए। क्यों? इसका कारण था क्योंकि वो कैथोलिक था और ब्रिटिश सत्ता चल रही थी वो प्रोटेस्टेंटों की चल रही थी, धार्मिक संकट भी था। अब इस मामले पर जब पार्लियामेंट में विरोध हुआ तो मामला पार्लियामेंट में आना था, सीधी सी बात है, आना ही था। पार्लियामेंट विचार करेगी उस पर कि क्या किया जाए।
तब मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों, ध्यान रखना, मेरी जेम्स द्वितीय की लड़की है ना, मेरी चार्ल्स की तो कोई औलाद थी ही नहीं, ऐसा है जनरली, है ना। एक थोड़ा सा अपडेट कर लेना, मैं बीच में दिमाग से मेरे निकल गया, मेरा जहाँ थॉट है मैं ये मानता हूँ, और है क्या वो सही है। अब मुझे याद आ गया कि जेम्स द्वितीय की लड़की जो मेरी है वो विलियम के ऑरेंज के साथ शादी कर रखी थी। जेम्स सत्ता में आया द्वितीय, तो बेटी ने ये कहा, समाचार भेजा पार्लियामेंट को, कहा भाई यदि जेम्स जिंदा नहीं हो तो मैं इस राजनीतिक सत्ता ग्रहण कर सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्या है। इस पर पार्लियामेंट बुलानी थी कि क्या मेरी और उस विलियम ऑफ ऑरेंज को हम संयुक्त रूप से सत्ता दे सकते हैं क्या, हम उसको बुला सकते हैं क्या, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट है, हम उसे बुला सकते हैं क्या। इस पर विचार करने से पहले ही 1688 के अंदर जब पार्लियामेंट में ये मुद्दा रखना था, इससे पहले ही जेम्स द्वितीय भाग गए वहाँ से। और जेम्स द्वितीय जब भाग गए तो मेरी और विलियम ऑफ ऑरेंज आए, तो राजनीतिक पूरी तरीके से सीट खाली थी और वो आराम से बैठ गए, इन शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी खून खराबे के। जो वास्तव में जनता या पार्लियामेंट की इच्छा थी वैसा हो गया। इसलिए इसे कहते हैं विद्यार्थियों ग्रेट रिवॉल्यूशन या महान क्रांति या रक्तहीन क्रांति, जिसमें जेम्स द्वितीय के बाद उसकी बेटी और विलियम ऑफ ऑरेंज ने सत्ता प्राप्त कर ली और जेम्स वहाँ से भाग गया। भागने का कारण उसका धर्म था, वो अलग धर्म में विश्वास करता था, और उस धर्म में मैं आपको बता दूं कैथोलिकों के प्रति खासतौर से एक अलग सोच रखी जाती थी ब्रिटेन के अंदर, जो लॉक में भी आपको लगेगी। रोमन कैथोलिक्स का खासतौर से कट्टर आलोचक है, नास्तिकों और रोमन कैथोलिकों का लॉक कट्टर आलोचक, ये अपने को देखने को मिलेगा। तो ये आपको हम थोड़ी सी बात जनरली करेंगे। दूसरा, एक लॉक के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं कि लॉक की जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 2 निबंध है उसके सरकार पर, शासन पर, उसके बारे में 2-3 थॉट चलते हैं। पहला थॉट तो ये चलता है कि भाई ये पुस्तक लिखी गई थी वो क्रांति से बहुत पहले लिखी गई थी, अर्थात ये जो हैं ये क्रांति के प्रवर्तक है या क्रांति को जन्म दिया, गौरवपूर्ण क्रांति को वास्तव में जन्म देने वाली जो किताब है वो ये किताब है, ऐसा एस्क्रॉफ्ट मानते हैं। एस्क्रॉफ्ट एक विचारक हुए हैं, आगे हम बात इस पर भी करेंगे एक एक करके आलोचना में, जिन्होंने एक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पर एक किताब लिखी उन्होंने, उन्होंने कहा कि लॉक वास्तव में क्रांति का भागीदार था। दूसरा, इसके बारे में एक इसके ठीक एंटी, एस्क्रॉफ्ट के ठीक एंटी एक कॉन्सेप्ट चलता है जो जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1960 में एक किताब आई थी लेस्लेट की। उसमें लेस्लेट ने ये लिखा कि लॉक का वास्तव में क्रांति से कोई लेना देना नहीं था, वो ना तो विंग का समर्थक था, पार्लियामेंट्रियन जो थे गणतंत्रीय, ना तो उसका समर्थक था और ना ही क्रांति का उन्होंने कोई समर्थन किया। ये जो किताब है ये वास्तव में भावी क्रांति की मांग है, न कि घटित जो क्रांति है उसके ऊपर लिखी गई, उचित सिद्ध करने के लिए कोई किताब लिखी हुई नहीं है। पर तो अलग अलग थॉट हो सकता है। और मैं इसको टू ट्रीटीज के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि लॉक ने जब टू ट्रीटीज लिखी तो अज्ञात नाम से लिखी थी और लंबे समय तक टुकड़ों के रूप में प्रकाशित होती रही अलग अलग। वास्तविक रूप में जो प्रकाशित हुई वो तो 704 में हुई। इसी बीच जिस नाम से अलग अलग चलती रही वे कॉमन पॉलिस बुक के नाम से, अज्ञात नाम से चलता रहा। इस किताब पर रोक भी लगाई गई, ऑक्सफोर्ड में प्रकाशित होने से रोका भी गया, मगर अलग बातें हैं, हम ये बात आगे करते रहेंगे। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि हम राजनीति को 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में प्रवेश करवा लें। और 18वीं शताब्दी में प्रवेश की और हम जब जा रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट थी जिसको ध्यान रखना है आपको। एक तो ये कि जब लॉक बात कर रहा है, अब लॉक को आप ये नहीं देखना है कि भाई 18वीं में क्या हुआ और 17वीं में क्या है।
पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो पांचवा राजतंत्रिक मूवमेंट था, ये मैंने आंदोलन बीच में इसलिए पढ़ाए थे कि आपको ध्यान रहे, आंदोलन था ये अब समाप्त हो गया था। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि ये मानता था कि पांचवा राजतंत्र है वो क्राइस्ट का डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, जहां पर सीधा ईसा है वो धरती पर जन्म लेंगे और प्रत्यक्ष राजतंत्र स्थापित होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ और राजतंत्र चार्ल्स द्वितीय के नेतृत्व में दोबारा आ गया। दूसरा, जो प्यूरिटन थे, मैंने आपसे कहा ये कट्टर धार्मिक थे। प्यूरिटन के साथ में विद्यार्थियों इनकी कट्टरता कम हो गई और क्वेयर जो थे वो खासतौर से काम करने लग गए, अर्थात क्वेयरों का प्रभाव बढ़ा, इनका प्रभाव कम हो गया, प्यूरिटन के प्रभाव में कमी आ गई। ये धार्मिक कट्टर संगठन था, धार्मिक संगठन था। इनके पिताजी जो थे लॉक के वो इसी समर्थन के थे। दूसरा, एक मैं आपको बहुत सिंपल बात बता दूं, ब्रिटेन के अंदर जो गृह युद्ध चला एक पीढ़ी से ज़्यादा, इस गृह युद्ध की थकान जबरदस्त लोगों को लग रही थी। कारण सिंपल सी था, 1642 से शुरू हुआ, 1660 में जो कुछ हुआ अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, 49 में, उसके बाद वापस राजतंत्र इस्टेब्लिश हुआ। मगर 1681 के अंदर जब चार्ल्स द्वितीय की मौत हो गई तो जेम्स को सत्ता दी गई और 1688 के अंदर फिर वहाँ गौरवपूर्ण क्रांति हुई, अर्थात एक तो यहाँ रक्तपूर्ण क्रांति हुई, एक यहाँ गौरवपूर्ण रिवोल्यूशन हुआ। ये इस प्रकार की एक राजनीतिक थकान, मतलब राजा के बीच और संसद के बीच का जो संघर्ष है वो बहुत लंबा चला और अब थकावट की स्थिति में ये लोग मानने लग गए कि अब कुछ नए चेंजेस आने चाहिए। अगली बात, इस काल में लॉक के राजतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। सोलह सौ 1660 में तब ऐसी सोच आने लगी राजनीति के अंदर। ये एक विशेष सोच जो थी, जो मतलब इससे पहले हॉब्स की सोच थी उससे अलग, जो ये चाह रहा था कि एक ऐसा समाज स्थापित किया जाए जिसमें व्यक्तिवाद आधारित रहे। अब यहाँ व्यक्तिवाद पहले से भी आ चुका है, मगर साथ ही साथ सरकार के विरोध का अधिकार भी लोगों के पास सुरक्षित रहे। और इसी की तलाश सब कुछ जो है, यानी इनके साथ और बात, व्यक्तिवाद के साथ सरकार का विरोध। देखिए ये बात समतावादी कह रहे हैं, लेवलर्स इस बात को कह रहे हैं, ये होना चाहिए। और इन सभी घटनाओं की जो प्रतिक्रिया थी, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, ये जो प्रतिक्रिया थी, ये प्रतिक्रिया लॉक था, अर्थात इसके बाद लॉक पैदा हुआ और इस पर लॉक ने बहुत कुछ लिखा जो हम आगे बात करेंगे। क्या कहा उत्तरदायित्व और सहिष्णुता पर उसने क्या कहा, ये बात हम आज स्टडी का हिस्सा बनाने वाले हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर जाते हैं, क्योंकि इतनी देर केवल गप्पे मार रहे हैं प्रवेश करने से, तो प्रॉब्लम यह है कि सीधे चलें वहाँ। पहली बात, जॉन लॉक। लॉक के बारे में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर रखिए। एक तो ये व्यक्तियों ब्रिटिश विचारक है, इसमें तो कोई शक नहीं, अंग्रेज विचारक। ये अंग्रेज विचारक उतना शास्त्रीय तो नहीं है जितना हॉब्स है, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही मैच्योर लगता है, बहुत परिपक्व लगता है। जहां हॉब्स शक्तिवाद का समर्थन करता है, वहां अधिकारवाद का समर्थन करने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दूसरा, ये अनुभववादी हैं। ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। इससे पहले जो भी थॉट चल रहा था, लगभग मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, मगर सब लोग बुद्धिवाद पर ज़्यादा जोर देते थे। हॉब्स है, हॉब्स बुद्धिवादी है, सब उसी पर ज़्यादा। ये पहला ऐसा एक, ये माने या ये मैं कहूँ कि महान अनुभववादी कहूँ। अनुभववाद इससे पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले अनुभववाद नहीं रहा है, मगर ये मानता है कि जो ज्ञान है वो अनुभव से प्राप्त होता है। हमारा वास्तव में दिमाग जो है वो टैबुला रासा है,
कोरी पार्टी के समान है, ये थॉट देने वाला ये व्यक्ति। टैबुला रासा जो वास्तव में अनुभववाद की सूत्र माना जाता है, वो इसने दिया है। जो आगे मैं आपसे बात करूंगा कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो उसकी किताब है एसे ऑन कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 में जो प्रकाशित हुई, उसकी हम बात करेंगे तब। अगली बात, ये प्रतिनिधि मूलक हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में भी विश्वास करता है और रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज भी। ये वस्तुवादी भी है, ये मैं समझा रहा हूँ आगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इसका बेस है, आधार है अनुभववाद, यहाँ से यहाँ तक। ये हम पूरी लाइन आपको ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ हम ये लेंगे। उसके बाद इसका थॉट आता है उदारवाद। ये खासतौर से प्रथम उदारवादी है। अब यहाँ लड़कों को दिमाग में ये रहता है, ऐसा व्यक्तिवाद और उदारवाद में क्या फ़र्क है। देखिए, अब ये व्यक्तिवादी तो होते ही हैं, मगर प्रॉब्लम फ़र्क समझिए। जैसे व्यक्तिवादी में मैंने आपसे कहा कि हॉब्स है व्यक्तिवादी, मगर वो व्यक्ति को आधार मानकर राज्य की स्थापना या संस्थाओं की स्थापना करता है, पर व्यक्ति को कैसा मानता है? नीच, झगड़ालू, दुष्ट, एकांकी, स्वार्थी। ये जो है ये उदारवाद है। ये व्यक्ति को आधार मानता है, ये बात तो ठीक है, प्लस व्यक्ति को विवेकशील भी मानता है। अर्थात जो ये मानता है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वो उदारवादी थॉट कहलाता है। ध्यान रखना, व्यक्ति को मानना नहीं, व्यक्तिवादी होने से उदारवादी हो जाए जरूरी नहीं। व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानेगा तो सीधी सी बात है, इस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देगा। नहीं तो यहां स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति की, यहां कानून को मान रहना स्वतंत्रता है। यहां व्यक्ति अपने बारे में फैसला लेने में खुद सक्षम है, बेहतर फैसला खुद ले सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, एम सेलिंगर ने इसे प्रथम उदारवादी कहा। यह कहने वाला व्यक्ति है, यह है एम सेलिंगर। ये संविधानवाद का समर्थक है, अर्थात रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन होनी चाहिए, उसके नियंत्रण में होनी चाहिए। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी जो सरकार है, जो रिप्रेजेंट कर रही है, पार्लियामेंट है, उस विधायिका है जिसको, वो विधायिका उस पर पूरा नियंत्रण रखे और उसे उसके विरुद्ध विद्रोह करना, उसको हटाना, ये एक तरह से उनका राइट है, पब्लिक का राइट है विद्रोह करना। क्रांति अपने आप में अधिकार दे रहा है। ये क्रांतियों का चिकित्सक नहीं है, ये क्रांति का प्रवर्तक की तरह है। जहां अपन एरिस्टोटल में क्रांति पढ़ रहे थे तो वो एक क्रांति का चिकित्सक नजर आता है, वो डॉक्टर इलाज भी बताता है। ये तो क्रांति कहने की बात कर, समर्थन करता है क्रांति का। तो मैं लिख सकता हूं, ये क्रांति का समर्थक है, यानी सरकार का विरोध कर सकते हैं, है ना, इसको मानने वाला। दूसरी बात, स्थायित्व। छोटी छोटी बातों पर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यदि सही सरकार जिस इच्छा के आधार पर चुनी गई है, उसके आधार पर वो स्वतंत्र काम नहीं कर रही है, वो अपने लोगों के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नैतिकता का पालन नहीं कर पा रही है, तो उसे हटाया जा सकता है। दूसरा, स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, और ये इसे नेचुरल राइट भी मानता है, प्राकृतिक अधिकार भी मानता है। सहमति, सरकार बनेगी वो सहमति से बनेगी, और ये सहमति में वो खास तौर से जिस पर जोर दे रहा है, वो दे रहा है बहुमत की सहमति, बहुमत की सत्ता पर जोर दे रहा है। संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानता ही मानता है, साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत देता है कि श्रम है वो मूल्य के निर्धारण की एक तरीका है, एक स्रोत है। श्रम मूल्य सिद्धांत तो नहीं कह सकता, नहीं तो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को जब मैं कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगा, मगर यह है कि ये मानता है कि मूल्य का स्रोत जो है वो श्रम है, मूल्य का स्रोत जो है वो श्रम है,
ये पूंजीवाद का समर्थक भी कहा जाता है, कई बार ये भी कह दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे जब आलोचनाओं की, तब आपको बातें बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, आपको पता चल जाएगा। मगर थोड़ा ध्यान रखने की बात है ना, याद रहे तो रखना, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं। अगला ये सहिष्णुता, और सहिष्णुता पर इन्होंने, टॉलरेंस पर इन्होंने 4 ऐसे भी लिखे जो आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी इसके जो थॉट में हम बात करने वाले हैं, एक तो अनुभववाद, प्रतिनिधिमूलक वस्तुवाद, प्रथम उदारवादी, संविधानवाद, क्रांति, यानी राज्य स्टेब्लिश कैसे करेगा, सामाजिक समझौता कैसे करेगा, ये बात भी करेंगे। क्रांति, स्थायित्व, स्वतंत्रता, सहमति, संपत्ति, सहिष्णुता, ये ऐसे विचार हैं इस महान विचारक के जो हमें पता होने चाहिए। हम इसकी एक एक करके बात करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को एक एक बात समझ में आए कि वास्तव में जो बात है वो क्या है। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम पढ़ा के चले जाते हैं और बाद में उनके पता ही नहीं रहता है क्या। ठीक है, तो ये बातें हम करेंगे। अब देखो अपन किस किस किताब में करेंगे, एक सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। ये जो चीज़ें मैं आपसे पढ़ाने वाला हूँ हर जगह से एक दूसरे से प्रभावित रहेगी किताबें, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर ये ध्यान रखना है, ये जो थॉट है, ये थॉट विद्यार्थियों पूरा का पूरा जो है वो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट से हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है लॉ की, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। मैं लिख देता हूँ, आप याद रखना इसको। शासन पर 2 निबंध, सबसे महत्वपूर्ण किताब जो जनरली पूछा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस किताब के अंदर, ये किताब विद्यार्थियों अमेरिकी संविधान की बाइबिल कहा जाती है। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बाइबिल है, आप ये समझ लीजिए। अब इसकी आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंस कितनी है। ये 1689 में लिखी गई किताब है। और इस किताब को विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि वेपर जैसे लोग ये मानते हैं कि 2 नाली बंदूक है। इसके ये जो किताब है ये अपने आप में, इधर नाली इधर बना लेता हूं, है ना। ये 2 नाली का मतलब समझते हैं, जिसकी एक नाल है एक तरफ और दूसरी नाल है दूसरी तरफ, इस तरफ सामने, दोनों का विरोधी है। ये 2 चीज़ों का विरोधी है, कट्टर विरोधी, जिसके विरोध में ये पुस्तक प्रतिक्रिया के रूप में लिखी गई। पहला है पैट्रियार्का, ये पैट्रियार्का जो किताब है ये विद्यार्थियों फिल्मर की एक किताब है, जिसमें देवी अधिकार मूलक नरपति प्रथा का वर्णन किया गया है। फिल्मर की, ये फिल्मर की एक किताब है जिसमें पितृसत्तात्मकता अर्थात राजा को अधिकार जो है वो देवता से मिलते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। और उसी का सम्मान नहीं करना खास तौर से जो माना जाएगा वो देवी अधिकारों का उल्लंघन, देवताओं की आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र का खास तौर से समर्थक। और ये चमचागिरी में राजा के लिखी गई पुस्तक थी, जिसका कट्टर आलोचक इस फर्स्ट नाल, ये प्रथम सबसे ज़्यादा विरोध जो कर रहा है, आगे मैं बात करूंगा इस पर, वो यहाँ कर रहा है। दूसरा वो विरोध कर रहा है, वो कर रहा है लेवियाथन का। लेवियाथन किसकी है? हॉब्स की। हॉब्स की लेवियाथन का ये कट्टर विरोधी, शक्तिवाद का जबरदस्त विरोधी, क्योंकि ये अधिकारवादी है, ये शक्तिवादी नहीं है। लॉक कैसा है? अधिकारवादी है। और इसमें 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात भी कही है। ये अधिकारवादी व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें अधिकारों को नेचुरल राइट मानता है, स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति। संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, ध्यान रखना है। आगे मैं इस पर अपनी बात करूंगा, अपन बात करेंगे, तब एक तरह से अपने को ध्यान रहता रहेगा। दूसरी, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब और है विद्यार्थियों, जिसका नाम है
एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एसे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 एक किताब है, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी रचना है ये। मैं आपको ये भी बता दूं, ये लॉक की सबसे बड़ी रचना है और दर्शन शास्त्र पर लिखी गई, खासतौर से पुस्तक है पॉलिटिक्स पर एंड फिलॉसफी पर लिखी गई बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, जिसमें जो आपने सूत्र पढ़ते हैं टेबुला रासा, ये विद्यार्थियों यहाँ हैं इस किताब में, अर्थात यहाँ पर प्रतिनिधि मूलक वस्तुवाद जो है, अनुभववाद हैं, जो थियोरी है वो यहाँ है प्रतिनिधि मूलक, समझा रहा हूँ, आगे आएगी है ना, पढ़ेंगे वो इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक किताब है विद्यार्थियों, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंसन, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, सहिष्णुता पर एक निबंध। एक तो ये, इस पर मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, यदि याद रहे तो इसमें 4 जो निबंध है। पहला निबंध जो इस पर लिखा गया वो लिखा गया 1689 में, ये 2 निबंध, दूसरा निबंध लिखा गया वो लिखा गया 1690 में, और 1692 में विद्यार्थियों 2 निबंध लिखे गए, तीसरा और चौथा। टोटल ध्यान रखना है, सहिष्णुता पर लॉक ने 4 निबंध लिखे, खासतौर से इनके अंदर रोमन कैथोलिक और नास्तिकों का विरोध है। मैं आपको बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, यदि याद रहे आपको, तो एक पादरी हुए हैं जोनास फ्रॉस्ट, जिनके जवाब में ये लिखी गई किताब है, नाम है जोनास फ्रॉस्ट के जवाब में ये पुस्तक लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, ज़बरदस्त किताब मानी जाती है। हम जो आगे इस पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा है नहीं सिलेबस में, मैं आपको बता दूं, ये 2 तो किताबें हम पढ़ेंगे, मगर इस लेटर जनरली हम इसको जोड़कर धर्म और राजनीति को के बारे में क्या विचार है धर्म पर, ये बात जरूर करेंगे, मगर ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो किताब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और इसमें 4 जो ख़ासतौर से उनकी निबंध है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है सम थॉट ऑन कंसर्निंग एजुकेशन, खासतौर से किताब शिक्षा पर लिखी गई किताब है सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई। 1693 के अंदर ये किताब लिखी गई। इसमें 2 बात ध्यान रखनी, एक तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ये तो इसकी अच्छी बात है, एक इसकी बुरी बात भी है, वो ये है कि इसके अंदर केवल और केवल अभिजन वर्ग के शिक्षा का समर्थन किया गया है, सार्वभौमिक शिक्षा का नहीं, अभिजन वर्ग के लिए शिक्षा की ही बात कही गई है। अर्थात हायर एजुकेशन वगैरह जो है वो अभिजन वर्ग के लिए होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा का यहाँ खासतौर से पक्षपाती है, ये भी ध्यान रहे तो रखना। तीसरी बात, धार्मिक शिक्षा का समर्थक, यदि ईश्वर की सत्ता को नकार दिया गया तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा कर गिर जाएगी। ये लॉक का महत्वपूर्ण कोटेशन है, तो ध्यान रखें, ये धार्मिक शिक्षा का भी समर्थन करता है। सहिष्णुता का है, सहिष्णुता का मतलब ये मतलब नहीं है कि वो धर्म को नहीं मानता। मातृभाषा में शिक्षा दूसरी बात, और तीसरा अभिजात वर्ग के लिए शिक्षा की बात, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यदि याद रहे तो आपको इस पर रखना है। एक विद्यार्थियों इसकी और किताब है जिसका नाम है रीजनेबलनेस
रीजनेबलनेस क्रिश्चियनिटी, जिसमें क्रिश्चियनिटी की जो युक्ति संगतता है, इस पर उन्होंने किताब लिखी 1695 के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। एक जो महत्वपूर्ण तो अपने हिसाब से तो नहीं है, धर्म के हिसाब से भले ही मान लें, रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो 1695 किताब है। अपने को इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मगर याद रहे तो रखना है। एक लिखा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना, कैरोलिना का संविधान, कैरोलिना का संविधान भी उन्होंने लिखा। याद रहे तो आपको रखना है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। 1692 में लिखा गया था। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो उसकी किताब है वो है राइजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। राइजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, मूल्यवृद्धि जो है क्यों होती है, इस पर खास तौर से बात थी। इसमें वाणिज्यिकवाद का इसने समर्थन किया और ये लिखा कि जिस देश की आयात जो है वो ज़्यादा है और निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है, वो देश उतना ही अमीर होगा। इसमें सूदखोरी का खासतौर से समर्थन किया गया, जो मैंने आपसे कहा कॉल्विन के बाद शुरू हो गया। लगभग कॉल्विन बाद के बाद ये कॉल्विन पहला फर्स्ट पर्सन जिसने सूदखोरी को जायज़ मानता है। इससे पहले सूदखोरी कंप्लीटली विरोध किया जाता है। अगला माल गुजारी का और किराए का ये खास तौर से इसमें समर्थन करता है, जो राइजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, जो उसकी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। 1689 में लिखी गई ये किताब है। अलग अलग किताबों को हमें ज़्यादा तो ध्यान नहीं देना है। मेरा ये मानना है कि अपने इस किताबों को ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपने को ज़्यादा ठीक भी नहीं लगेगा, मतलब इतना इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है किताबों के मामले में तो। मगर 2 किताबों 3 किताब का, एक तो लेटर ऑन टॉलरेशन जो 4 लेटर है उसके ये ध्यान रखना, एक एजुकेशन पर उसकी खास बात है वो ध्यान रखना है हमें ना। और तीसरी बात है जो एन इंट्रोडक्शन कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसको ध्यान रखना है। और एक हमारी किताब जो है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो बाइबिल है हमारे राजनीति की खास तौर से, और जिसका जेफरसन पर ज़बरदस्त प्रभाव था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में लॉ खास खुला नज़र आता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि उसका क्या थॉट है, वो क्या सोचता है अपनी अनुभववाद के बारे में, या ये कहूँ कि वो प्रतिनिधि मूलक अनुभववादी क्यों कहलाता है, इसकी बात है वो हम करते हैं। इम्पोर्टेंट। अभी हमारी टॉपिक शुरू होते हैं। इतनी देर जो गप्पें थी उसको आप लिख दीजिए थोड़ा थोड़ा, और बाकी है वो नोट्स में शेयर कर रहा हूँ आपके बीच, जो आप तक पहुँच जाते होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब लॉक का अनुभववाद, इस पर जो महत्वपूर्ण किताब है वो है विद्यार्थियों कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये मानता है कि आदमी जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अनुभव से करता है। ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो केवल और केवल अनुभव है, बुद्धि से कुछ भी नहीं है। हमारा दिमाग जन्म के समय केवल और केवल पूरी पार्टी के समान होता है, अर्थात हमारे दिमाग में जन्म के समय कुछ भी नहीं होता। टेबुला रासा कहता है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। टेबुला रासा का मतलब है दिमाग कोरी पार्टी के समान होता है, कोरी स्लेट के समान होता है, कोरे पेज के समान होता है। जो कुछ भी उसमें लिखा जाता है वो अनुभव के माध्यम से लिखा जाता है। ज्ञान प्राप्ति का अर्थात यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो अनुभव है, अर्थात जन्मजात प्रत्यय जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई संभव है। इसको मानने वाला जो है ये कहलाता है
अनुभववादी विचारक। अब लॉक क्या मानता है? लॉक ये मानते हैं कि हमारा जो अनुभव है, ये अनुभव दो प्रकार का होता है। ये जो अनुभव है ये एक तो होता है अनुभव संवेदनाओं से और एक होता है सब संवेदना से। संवेदन एंड सब संवेदन। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा संवेदन क्या है और समसंवेदन क्या है। ध्यान रखने की बहुत सिंपल चीज़ है। इसको कहते हैं छाया और इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है, पहले फ्लैक्स पड़ेगा और फिर रिफ्लेक्शन होगा। समझ आ रही बात? पहले किसी चीज़ का बाह्य वस्तु का इंद्रियों के साथ संपर्क होना, वस्तु का इंद्रियों से संपर्क होने से जो कुछ पैदा होता है उसको कहते हैं संवेदन कहते हैं। इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होकर जो प्रभावित होती है उसको कहते हैं संवेदन। और जब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, मतलब एक बार आपके अंदर गया, आया आंखों के सामने, और आते ही आपके सामने एक नया जो सोच गया, जिसको आप प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, देखते हैं। ये साथ साथ होता है, एक दूसरे से पहले और बाद में एक यूं तारतम्यता जबरदस्त होती है। तो जो आंतरिक दशाएं हैं, इस वस्तु की जो आंतरिक दशाएं हैं, का जो प्रत्यक्षीकरण है वो कहलाता है सब संवेदन। अब देखिए ये दोनों साथ में निकलते हैं ना, बट ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि साहब ये क्या कोई अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साथ में ही रहते हैं, संवेदन और सब संवेदन। इनसे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो हैं ये वास्तव में अनुभव के साधन हैं, या ये समझें कि अनुभव के एक प्रकार के स्रोत है। ये अनुभव यानी ज्ञान, अनुभव का मैं यहां लिख देता हूं, ज्ञान के स्रोत है। तीन प्रकार का होता है। एक आपका जो प्रत्यक्ष चिंतन हो, जो मतलब आप ये समझें कि किसी चीज़ का आपको दिखना और उसके साथ उसका रिफ्लेक्ट होना और फिर उसी चीज़ की अनुरूपता होना कि भाई क्या वास्तव में ये वही है। ये संगति और असंगति को देखना, जिसको कहते हैं संवादिता सिद्धांत। ये खास तौर से जिसमें विश्वास करता है वो संवादिता सिद्धांत में विश्वास करता है। संवादिता सिद्धांत का मतलब होता है प्रत्ययों का ज्ञान के अनुरूप होना या विरोधी होना। ये जो है संवादिता सिद्धांत कहते हैं। ज्ञान का मूल खास इसका सिद्धांत है वो संवादिता सिद्धांत कहलाता है। अनुरूप होने पर ज्ञान होगा और अनुरूप नहीं होने पर ज्ञान नहीं होगा, इसको इंद्रिय कहते हैं। अब देखो ये कह रहा है जो प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल प्रत्यय और एक होते हैं जटिल प्रत्यय। सरल प्रत्यय जो हैं ये मन की निष्क्रिय अवस्था के अंदर जो हमें कुछ दिखता है, जिसमें मन सक्रिय स्थिति में नहीं है, उसको कहते हैं विद्यार्थियों संवेदना और समसंवेदना दोनों का पहले ये जो सरल प्रत्यय बनते हैं। जैसे ये एक इंद्रिय हो सकता है, स्वाद है, गंध है। ये एक से अधिक इंद्रिय हो सकता है, जैसे विस्तार आकृति के बारे में। ये सब संवेदन से संबंधित हो सकता है, संशय स्मरण से रिलेटेड हो सकता है, आंतरिक दशाओं के बारे में, या हो सकता है संवेदन के बारे में हो, इस प्रकार की हो सकता है। ये एक प्रकार से ज्ञान की सामग्री है। कहने का मतलब यह है सरल प्रत्यय। और जब सरल प्रत्यय का दिमाग के साथ मन, ये तो मन सक्रिय नहीं है, ये मन जो है ये मन की निष्क्रिय स्थिति है। और जब मन सक्रिय स्थिति में होता है, आपने देखा है हम गाड़ी में निकलते हैं, तब एक बात और बता देता हूँ, गाड़ी में निकलते हैं पेड़ पौधे बहुत देखते हैं, दिखते तो हैं मगर उस समय उसके प्रति हमारा मन सक्रिय, बुद्धि सक्रिय, हमारा अनुभव सक्रिय नहीं है, तो हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं। आंखें तो देखती ही देखती है मगर हमारा दिमाग उस समय इस मामले को नहीं देखता, तो बस चलता रहता है। हम उस पर ज़्यादा, जिसको कहते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं। जनरली हम जिसको क्या कहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं।
जब इन प्रत्ययों पर मन सक्रिय अवस्था में ग्रहण करता है तो जटिल प्रत्ययों का निर्माण होता है। जटिल प्रत्ययों में सबसे पहले क्या होगा? प्रत्यक्षकरण होगा। एक प्रोसेस है, इसका भी बहुत सिंपल। जटिल प्रत्ययों का सबसे पहले होगा प्रत्यक्षीकरण, अर्थात आपको उस आंखों को दिखेगा, आपको दिखेगा। आप आंखें हर चीज आपके आंखों के सामने होने से आंख हर चीज नहीं देखती है। आपको यदि इच्छा है कि देखना तो ही दिखेगा, नहीं तो मन सक्रिय होगा तब इंद्रिया देखती है, नहीं तो इंद्रिया नहीं देखती है। प्रत्यक्षीकरण के बाद में वो ये देखेगी धारण कि हाँ ये चीज है, फिर वो मन क्या करेगा? उसका पृथक्करण करेगा कि हाँ ये चीज ऐसी थी, ये आप सोच रहे होंगे ऐसा केवल इंसान में होता है, पशुओं में भी ऐसा ही होता है। पृथक्करण करेगा कि नहीं ये शेर नहीं है, ये कुत्ता है, ये गीदड़ नहीं है, ये है, ये गाय नहीं है, ये नील गाय, ऐसा सोचेगा। फिर उसके बीच में वो मन क्या करेगा? तुलना करेगा कि हाँ इसमें इतना फर्क है, इसमें इतना फर्क है, और उसके बाद ये करेगा संयोजन, यानी उसको मिलाएगा और कहेगा हाँ ये नील गाय है, ये गाय है, ये बकरी है, ये इतनी तारतम्य। आप कहेंगे साहब ये कैसे होता है? प्रोसेस ये रहता है, सबसे पहले ये होगा फिर यूँ चलेंगे, परंतु ये प्रोसेस इतनी तारतम्यता के साथ होता है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते और एक साथ हम उसका नॉलेज हम तक पहुंचता है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करेगा? संयोजन के बाद अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण का मतलब होता है उस चीज का क्या करेगा? नामकरण करेगा। और ये नामकरण जो है ये केवल और केवल मनुष्य की ही क्षमता है, ये पशुओं में नहीं होती। मनुष्य की क्षमता है, और पशुओं से मनुष्य को अलग करने वाली कोई चीज है तो वह अमूर्तीकरण है, वो नामकरण है। हॉब्स क्या मानता है? तर्क और भाषण। ये कहता है मनुष्य को, ये पशुओं में भी होता है परंतु ये पशुओं में नहीं होता। नामकरण पशुओं की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए नामकरण जो है, जो जटिल प्रत्यय, ये जटिल प्रत्यय है। क्या कितनी प्रोसेस है? 6, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसको जटिल प्रत्यय कहते हैं। ऐसे आपसे पूछ ले कि जटिल प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, नहीं पूछे जाएंगे, मगर पूछ ले तो 3 प्रकार के होते हैं जटिल प्रत्यय। पहला होता है पर्याय। पर्याय का मतलब होता है जो वास्तव में किसी और पर टिका होता है, जैसे वो सुंदर है, ऐसा ज्ञान है, ये पर्याय कहते हैं। दूसरा द्रव्य। द्रव्य का जो जटिल प्रत्यय, जो प्रत्यय का प्रकार है, या मैं कहूँ जटिल प्रत्यय का जो प्रकार है, उसमें हम ईश्वर का, आत्मा का, जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगला प्रत्यय जो होता है वो संबंध का, जिसमें हम कारणता की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें उस पर नहीं ध्यान रखना है कि जो ज्ञान है वो संवेदनाओं और सब संवेदनाओं के माध्यम से प्रत्यय बनते हैं, और प्रत्यय जो हैं वो ज्ञान के स्रोत हैं, ये प्रतिनिधि हैं। प्रत्यय जो हैं वो ज्ञान के स्रोत हैं या ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, ये प्रतिनिधि मूल है, इसी से ज्ञान प्राप्त होता है। जो जिससे प्रत्यय बनेगा उसी का ही ज्ञान प्राप्त होगा, दूसरे का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात ज्ञान की एक सीमा है, ज्ञान से अंधकार का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है। हम ज्ञान की एक हम सीमा से बाहर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उससे बाहर हमारी सीमा नहीं है। यानी ज्ञान जो होता है वो ससीम है, वो असीम नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की सभी बातों को मनुष्य नहीं जान सकता। ज्ञान से अज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है। जन्म के समय मस्तिष्क में आदमी के कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान के 3 घटक होते हैं, ये त्रिघटकीय ज्ञान सिद्धांत कहते हैं। 3 घटक कौन से होते हैं? ज्ञान के 3 घटक होते हैं। एक होता है ज्ञाता, एक होता है ज्ञेय, और तीसरा होता है प्रत्यय। प्रत्यय ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, अर्थात प्रतिनिधि मूलकता को मैं विश्वास करता है। मैंने आपसे कहा ये प्रतिनिधि मूलक है। और ये देखिए, ये आपको जब लोकतंत्र राजनीति की बात करेंगे तो यही लिखेगा। ज्ञान में ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, प्रत्यय हैं, तो हमारे प्रतिनिधि हैं वो सर्वोच्च है, वो संसद को अधिकार देना चाहता है, संसदीय व्यवस्था का समर्थन है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में विश्वास करता है। प्रतिनिधि मूलकता उसकी फिलॉसफी है, ये ध्यान रखने की बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ ये प्रतिनिधि मानता है। दूसरा ये कहता है ये प्रत्यय जो है वो ज्ञाता से अलग हैं, ये ज्ञाता से अलग हैं,
अर्थात जो ज्ञान है वो ज्ञाता से पृथक मानने के कारण इसको वस्तुवादी कहते हैं, इसलिए इसको प्रतिनिधि मूलक वस्तुवादी विचारक कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये प्रतिनिधि मूलक वस्तुवादी विचारक है, यानी वो प्रत्ययों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्ययों की एक सीमा है और ज्ञान के 3 घटक, त्रिघटकीय ज्ञान सिद्धांत पूछा जाता है, या ज्ञान का त्रिघटकीय सिद्धांत किसका है? लॉक का है। प्रतिनिधि मूलक वस्तुवाद किसका है? लॉक का है। प्रतिनिधि मूलक क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ज्ञान जो है उसके प्रतिनिधि प्रत्यय हैं, प्रत्ययों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो प्रत्यय से बाहर है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात ज्ञान की एक सीमा है और इनको अलग मानने के कारण, वस्तुओं से अलग मानने के कारण इसे वस्तुवादी कहा जाता है। अर्थात प्रतिनिधि मूलक वस्तुवाद लॉक का मूल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, जिसकी बात मैं आगे आपसे करने वाला हूँ। हाँ, ज्ञान के प्रकार पूछ ले। प्रत्यय मैंने बता दिए 3 प्रकार होते हैं, ज्ञान अलग है, प्रत्यय अलग है, ये 3 घटक हैं ज्ञान के। तो ज्ञान वो कह रहा है 3 घटक प्रकार होते हैं। एक होता है इंद्रिय ज्ञान, जिसके द्वारा हम खासतौर से बाहरी जगत जो है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रातिभ ज्ञान, जो असंदिग्ध ज्ञान होता है, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे काला सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद काला नहीं है, है ना, ऐसा ज्ञान। और अगला होता है निर्दर्शनात्मक ज्ञान, जिसके बारे में, जिससे हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो निर्दर्शनात्मक ज्ञान है। अर्थात इंद्रिय ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान और निर्दर्शनात्मक ज्ञान की बात लॉक करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ज्ञान का मूल जो सिद्धांत है वो संवादिता है, अर्थात ज्ञान प्रत्ययों तक सीमित है। प्रत्ययों के जो अनुकूल हैं उससे ज्ञान प्राप्त होगा, और जो प्रत्ययों अनुकूल नहीं है वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात ज्ञान की एक सीमा है। ये जो मूल थ्रेट है ये आपको ध्यान रखना है, आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये बात थोड़े से आप रखोगे तो मेरे ख्याल से, अर्थात समझना है वो ये समझना है कि दिमाग के समय, जब जन्म के समय हमारा दिमाग होता है वो कोरी पाटी के समान होता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो अनुभव से सीखते हैं। अनुभव हमें संवेदनाओं और सब संवेदनाओं के माध्यम से मिलता है, जिससे प्रत्यय बनते हैं। प्रत्यय जटिल और सरल प्रत्यय होते हैं। जटिल प्रत्ययों में विशेष गुण अमूर्तकरण है, जो केवल इंसान में होता है, और इसी से ही हमारा जो है अलग, हम पशुओं से अलग हैं। बाकी जटिल प्रत्यय और सरल प्रत्यय पशु और हम में एक जैसे। इसके 6 प्रोसेस हैं, ध्यान रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो ये नाम तो याद रखना है ही, ठीक है। ज़्यादा इसमें फिलॉसफी पर आपको ध्यान नहीं देना है। थोड़ा सा मैं स्पीड लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी थोड़ा अपन तेज़ चलेंगे तो अपन पढ़ पाएंगे, नहीं तो क्या होगा हमारा बीच में फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। टाइम बहुत, सिलेबस बड़ा है, और मेरा वादा था जनवरी लास्ट तक, और जनवरी लास्ट हो गई है। अभी तक 3 विचारक, इसको 3 क्या 4 और पढ़े हैं। बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल है, छोटे, हमने बड़ा काम कर लिया है। लगभग आप ये समझ लीजिए हम 70% काम कर चुके हैं पढ़ने का, मगर जो 30% है उसमें नाम ज़्यादा है, तो फिर उसको भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कल मैं चाह रहा हूँ लॉक हमारा पूरा हो जाए, और लॉक के बारे में हम पॉलिटिकल व्यू है वो हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करिए और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कोई लग नहीं रहा है, कब होगा तब होगा, उसके बारे में मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू।